जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर में। और मैं आपके साथ हूं आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी अमित कुमार श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसकी वैकेंसी भी अभी पड़ी हुई है। तो अगर आपने अभी तक उसमें अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई जरूर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, हम बता रहे थे वैकेंसीज के बारे में कि उसकी वैकेंसी पड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं बेटा। और ग्रामीण बैंक की वैकेंसीज पड़ी हुई है तो आप फटाफट अप्लाई कर दीजिए। कुछ लोग इसलिए अप्लाई नहीं करते उसमें क्योंकि उनको लगता है कि ग्रामीण बैंक नेशनलाइज्ड बैंक के जैसे सैलरी नहीं देती और उन बैंक में बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होती। तो आपको बताना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी ही फैसिलिटीज लगभग सेम मिलती हैं, केवल कुछ फैसिलिटी को छोड़कर बाकी सब कुछ वही फैसिलिटी मिलती है। पे स्केल भी उन लोगों का सेम है। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। और आज एक ही वीडियो में मैंने आपको लगभग सब कुछ बताने का प्रयास किया है। तो ग्रामीण बैंक के बारे में जो भी आपकी जानकारी पूरी नहीं थी, आज आपको सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और फटाफट आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसको शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर जरूर करें ताकि लगभग सारे लोग जानकारी प्राप्त कर पाएं कि ग्रामीण बैंक क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ग्रामीण बैंक के बारे में कि क्या होती है ग्रामीण बैंक, क्या होता है उनका स्ट्रक्चर, कैसे काम करती हैं, कैसे किसानों को लोन देती हैं और क्या सब कुछ इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम बात कर रहे हैं ग्रामीण बैंक की, रीजनल रूरल बैंक्स। तो बेटा आपने देखा कि रीजनल रूरल बैंक इनको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है। तो ये बैंक जो है ये रेगुलेट होती है नाबार्ड के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। नाबार्ड जो है वो एक बहुत बड़ी बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है, अपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे पहले नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड का बेटा जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1982 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट 1982 में हुआ था। और नाबार्ड इसलिए बनाई गई थी ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरीके से अच्छे से देखा जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि वैसे तो हमारे देश में RRB ही नहीं, जितनी भी बैंक्स हैं उन सारी बैंक्स को कंट्रोलिंग बॉडी, रेगुलेटिंग बॉडी एक ही है, दैट इज RBI। लेकिन RBI के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर था, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से RBI भी हर चीज को प्रॉपर्ली देख नहीं पा रही थी। इसलिए RBI ने छोटे छोटे पार्ट में बहुत सारे लोगों को बनाया, जिनमें से नाबार्ड है, सिडबी है, एक्सिम बैंक है। और तो ये सारी बैंक जो हैं वो बैंक अपने अपने सेक्टर को देखती है। जैसे अगर हम सिडबी की बात करें तो सिडबी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को देख रही है। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में तो उसको नाबार्ड देख रही है। अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात करें तो उसको एक्सिम बैंक देख रही है। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग जो लोन लेते हैं हाउसिंग का और उस लोन में जो आप सब्सिडी लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की जो आती है, उसको भी RBI ने बना रखा है, चैनल है जिसको बोलते हैं NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से उसकी सब्सिडी आपकी बैंक में आती है और आपके अकाउंट से पैसा उतना माइनस कर दिया जाता है। तो RBI ने इस प्रकार बहुत छोटी छोटी बैंक्स डेवलप कर रखी हैं जो अपने अपने सेक्टर को देखती है। हम बात कर रहे हैं आज नाबार्ड के अंडर में जो बैंक्स आती है, ग्रामीण बैंक की, RRBs की। तो रीजनल रूरल बैंक्स को बेटा ग्रामीण बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इनको हम ग्रामीण बैंक के नाम से भी जानते हैं। अब ग्रामीण बैंक तो पूरे सब जगह हैं। अब ग्रामीण बैंक बनाई क्यों गई थी? अगर आप देखें तो ग्रामीण बैंक जो है वो एस्टैब्लिश्ड हुई थी 2 अक्टूबर 1975। ध्यान रखिए, ग्रामीण बैंक का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1975 में हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया था। अब यहाँ पर एक चीज और कि 1975 के पहले
भारत में बहुत सारी बैंक्स काम कर रही थी, इवन कोऑपरेटिव बैंक्स भी थी और नेशनलाइज्ड बैंक भी थी, प्राइवेट बैंक्स भी थी। इसके बावजूद भी ग्रामीण बैंक को हमारे देश में क्यों बनाया गया, उसके पीछे क्या कारण है? तो ध्यान रखें, हमारे देश में जो पहला 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड था, तो वो तो अच्छा निकला। उसके बाद दूसरा में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण को चुना, कुछ कमी आई। उसके बाद तीसरा 5 ईयर प्लान हमारा और कम हो गया, तो सरकार को ये लगा कि आखिर क्यों सेक्टर हमारा डाउन होता जा रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रही। उस समय नरसिम्हन जी ने बताया कि हो सकता है एग्रीकल्चर को हम अवॉइड कर रहे हैं, तो हमारी लगभग 70% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, तो अगर हम एग्रीकल्चर पर फोकस करते हैं तो अपनी ग्रोथ रेट को हम फिर से प्राप्त करेंगे। और ये सोचकर एग्रीकल्चर पर फिर से फोकस किया जाने लगा। लेकिन उस समय गांव में बहुत सारी बैंक्स नहीं थी, बहुत सारी क्या बैंक्स ही बहुत कम थी गांव में उस समय। और जो शहरों में बैंक थी, जो अर्बन एरिया में बैंक थी, वो गांव में जाके काम करना नहीं चाह रही थी। इसलिए सोचा गया कि क्यों ना हम एक ग्रामीण बैंक बनाए, हम आरआरबी बनाए जो स्पेशली गांव में ही रहें और गांव के डेवलपमेंट को ही फोकस करें। ये सोचकर ग्रामीण बैंक को बनाया गया और ग्रामीण बैंक को बनाने के लिए बिल्कुल भी देर नहीं की गई, इसलिए इसको ऑर्डिनेंस पास करके बना दिया गया था। एक स्पेशल ऑर्डिनेंस पास किया गया कि हम एक्ट का वेट नहीं करते, हम पहले बैंक बना देते हैं, पहले विकास जरूरी है। तो ऑर्डिनेंस पास करके ग्रामीण बैंक को बनाया गया, लेकिन इसका एक्ट बाद में पास हुआ 1976 में। तो ध्यान रखिएगा, ग्रामीण बैंक ही ऐसी बैंक है जिनको बनाया पहले गया था, लेकिन उनका एक्ट बाद में पास हुआ। बाकी सब जगह पहले एक्ट बनता है और बाद में बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब पहली बैंक कौन सी बनाई गई थी? ध्यान रखिए कि पहली बैंक बनी वो बैंक थी प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक पहली बैंक थी जो बनाई गई और फर्स्ट फेज में 5 ग्रामीण बैंक बनाई गई। 5 आरआरबी, 5 ग्रामीण बैंक बनाई गई थी फर्स्ट फेज में। जो पहली बैंक सेटअप हुई उसका नाम था प्रथमा बैंक, और प्रथमा बैंक बनाई कहां गई थी बेटा? मुरादाबाद में। प्रथमा बैंक पहली बैंक थी जो कि मुरादाबाद में बनाई गई, इसलिए बहुत सारे लोग इसको मुरादाबाद बैंक के नाम से भी जानते हैं। और इसकी स्पॉन्सर बैंक थी सिंडिकेट। सिंडिकेट इसकी स्पॉन्सर बैंक थी। अब आप सोचेंगे स्पॉन्सर बैंक होती क्या है, व्हाट इज स्पॉन्सर बैंक? तो आपको बताना चाहूंगा, जब ग्रामीण बैंक बनाई जा रही थी तो सरकार ने सबसे पहले बैंकों से कहा था कि आप लोग, जो उस समय सरकारी बैंक थी, पब्लिक सेक्टर बैंक थी, उन बैंकों से कहा कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाके काम स्टार्ट करें। लेकिन उन बैंकों की हालत भी ऐसी नहीं थी कि ग्रामीण क्षेत्र में जाके काम करें तो उनका बिजनेस हो जाए, क्योंकि वहां पैसा लगाने की बात। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम लोग मिलकर बैंक बनाते हैं। तो ग्रामीण बैंक जो होती है बेटा, उनमें जो शेयर होल्डिंग होती है, इसीलिए वो 3 लोगों की होती है। जो ग्रामीण बैंक में शेयर होल्डर्स होते हैं वो 3 लोग होते हैं। पहली तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% पैसा लगता है ग्रामीण बैंक को बनाने के लिए। कितना पैसा लगता है बेटा? 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, 15% जिस स्टेट में ब्रांच खुलती है उसका लगता है, और 35% स्पॉन्सर बैंक का लगता है। यानी कि कहने का मतलब है, ग्रामीण बैंक जब बनाई गई थी तो 3 लोगों ने मिलकर वो बैंक सेटअप की थी। पहले थी सेंट्रल गवर्नमेंट जिससे 50% पैसा लगाया, दूसरी थी स्टेट गवर्नमेंट जिससे 15% पैसा लगाया, और तीसरी जो बैंक थी वो थी स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक ने 35% पैसा लगाया। अब स्पॉन्सर बैंक जो होती है वो पब्लिक सेक्टर बैंक होती है। ध्यान रखें, पब्लिक सेक्टर बैंक स्पॉन्सर बैंक होती है। तो पहली स्पॉन्सर बैंक कौन सी थी? सिंडिकेट, जिसने प्रथमा बैंक को स्पॉन्सर किया था। सिंडिकेट बैंक थी उस समय जिसने पहली बार आगे कदम बढ़ाया और एस्टेब्लिशमेंट के साथ निभाया। तो प्रथमा बैंक को स्पॉन्सर करने वाली बैंक कौन थी? सिंडिकेट बैंक थी। ध्यान रखना। और जो ग्रामीण बैंक होती है उनको सेटअप करने में पैसा कितना लगता है? तो बेटा आरआरबी का जो पेड अप कैपिटल होता है
पेड अप कैपिटल वो 5 करोड़ रुपए होता है। कितना होता है? 5 करोड़। क्लियर? 5 करोड़ रुपए का पेड अप कैपिटल होता है ग्रामीण बैंक का। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब बात कर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमें ध्यान रखिएगा, गोवा और सिक्किम में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है। गोवा और सिक्किम में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पे ग्रामीण बैंक नहीं है, तो गोवा और सिक्किम में ग्रामीण बैंक नहीं बनाई गई, नहीं है वहां ग्रामीण बैंक। बाकी लगभग सब जगह ग्रामीण बैंक मौजूद है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आरआरबीज 196। कहने का मतलब है हमारे देश में जितनी ग्रामीण बैंक हुई है अभी तक, वो मैक्सिमम नंबर 196 है। उसके बाद ग्रामीण बैंक का मर्जर स्टार्ट हो गया था। अब मर्जर से आपने देखा होगा कि आज के टाइम बेटा डिजिटलाइज्ड बैंक का मर्जर होगा, तो ग्रामीण बैंक का नेटवर्क बहुत ज्यादा हो गया था, तो ग्रामीण बैंक का भी मर्जर होना स्टार्ट हो गया। ये सोचा गया कि ग्रामीण बैंक को मर्ज से पहले एक डिस्ट्रिक्ट में अलग थी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अलग थी, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम मर्ज कर दें, और मर्ज करते करते हम उनको उस लेवल तक लाएंगे जितनी की हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक है, और बाद में हर पब्लिक सेक्टर बैंक को हम एक ग्रामीण बैंक दे देंगे। तो सबको जो है गवर्नमेंट मर्ज कर रही है, ग्रामीण बैंकों को मर्जर चल रहा था उनका, अभी कुछ टाइम से रुका हुआ है, वरना मर्जर इनका स्टार्ट हो चुका था। तो मर्जर किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्टार्ट हुआ? तो ध्यान रखिएगा, वो कमेटी थी खुशराव कमेटी। ध्यान रखना बेटा, खुशराव कमेटी की गाइडलाइन पर, खुशराव कमेटी के रिकमेंडेशन पर ग्रामीण बैंक का मर्जर स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इन्होंने यही कहा था कि अलग-अलग ग्रामीण बैंक बनाने से कोई फायदा नहीं है। अगर 2-3 डिस्ट्रिक्ट के बाद अलग-अलग ग्रामीण बैंक, जैसे बात करें अगर यूपी की, तो यूपी में ही बहुत ग्रामीण बैंक थे, यूपी में ही बहुत सारी ग्रामीण बैंक थी। अगर हम सीतापुर की बात करें, वहां एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो वहां की भागीरथ ग्रामीण बैंक, और अगर हम लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में थी सरयू ग्रामीण बैंक, जिसका नाम मर्ज किया गया, नाम बदला, और इस प्रकार नाम बदलते 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 आज बहुत सारी बैंकों का मर्जर हो चुका है। तो इस प्रकार से बैंकों का मर्जर चल रहा है। उधर पब्लिक सेक्टर बैंक का मर्जर चल रहा था, और इस साइड में आरआरबी का मर्जर चल रहा था। तो गवर्नमेंट मर्जर अभी कंटिन्यू नहीं कर रही, कुछ टाइम पर रोक दिया है मर्जर, लेकिन होगा और मर्जर हो भी रहा है। अब प्रेजेंट टाइम में आरआरबी कितनी है? 43। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम कितनी हो चुकी है बेटा? 196 आरआरबी मैक्सिमम हो चुकी है, और अभी कितनी है? 46। प्रेजेंट टाइम 46 आरआरबी है हमारे यहाँ, सॉरी माफी का 43 आरआरबी हैं, और पहले कितनी थी? 196, अभी मर्ज होते होते 43 इनकी संख्या बची। अब मैं शेयर होल्डिंग की बात मैं बता ही चुका हूं आपको, शेयर होल्डिंग कौन कौन सी होती है इनकी। अब हम बात कर रहे हैं कि ग्रामीण बैंक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी बॉडी अपने बीओडी के द्वारा ही चलाई जाती है। बीओडी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहां पर चूंकि 3 लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक, 3 लोग यहां पे हैं, तो तीनों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव मिक्स होकर यहां पर बीओडी बनाते हैं, जिनके द्वारा ग्रामीण बैंक को रन किया जाता है। तो अगर हम बात करें ग्रामीण बैंक के बीओडी की, तो इसके बीओडी में जो 3 डायरेक्टर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किए जाते हैं। 3 डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, 2 डायरेक्टर स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, और 3 डायरेक्टर जो है वो स्पॉन्सर बैंक के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। यानी इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो मैक्सिमम 3 6 2 8 लोगों से मिलकर बनता है। 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, 3 स्पॉन्सर बैंक के होंगे, और 2 डायरेक्टर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसमें इन लोगों के द्वारा इस ग्रामीण बैंक को रन किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं ग्रामीण बैंक की एक ऐसे फंक्शन की, जो फंक्शन हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रचलित है, और जिसका बहुत ज्यादा लोग लाभ ले रहे हैं, और लेना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के लिए है। वो क्या है? जी हाँ, हम बात करने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। आपने सुना भी होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड। तो आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है और कैसे काम कर रहा है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें आपको ये जानना है कि हमारे देश में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, है कि हमारे देश में कौन सा लोन है जो सबसे सस्ता लोन होता है, चीपेस्ट लोन।
तो ध्यान रखें जो सबसे सस्ता लोन होता है वो चीपेस्ट लोन है, कौन सा? वो है एग्रीकल्चर लोन। ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर लोन। लेकिन अगर एग्रीकल्चर लोन के साथ में किसान क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन हो, क्योंकि एग्रीकल्चर लोन भी बेटा कई टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, तो अगर इसमें भी कोई ऑप्शन हो तो आंसर हो जाएगा आपका किसान क्रेडिट कार्ड। ये एक टाइप का क्रॉप लोन है, ये खेती करने के लिए दिया जाता है, इसे क्रॉप लोन के नाम से जाना जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड जो है स्टार्ट हुआ था 1998 से। ध्यान रखिएगा, 1998 से किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। और जब इसकी शुरुआत की गई थी, जनरली इसको ग्रीन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा बेटा, इसको ग्रीन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब ग्रीन वर्ड जहां भी आ जाए इट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हरियाली संबंधित तो ग्रीन कार्ड बोलते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले यहां पर येलो कार्ड और शक्ति कार्ड के नाम से भी कार्ड चला करते थे, क्योंकि पहले किसानों का बंटवारा कर रखा गया था। तो किसानों का बंटवारा किस रूप में किया गया था? एक तो बड़े किसान और दूसरे छोटे किसान। तो बड़े किसानों के लिए अलग कार्ड था, छोटे किसानों के लिए अलग कार्ड था। लेकिन अभी केवल ये किसान क्रेडिट कार्ड ही चलाया जा रहा है, इसमें अमाउंट सबका अलग अलग हो जाता है, बाकी वही चल रहा है। तो किसान क्रेडिट कार्ड, इस पे इंटरेस्ट रेट कितना है? ध्यान रखिएगा, 7% है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कितना है बेटा इसका? 7%। 7% इसका इंटरेस्ट रेट है। ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि किसान क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने लगा दिया था 4%। 4% लगाया था। बेटा ध्यान रखना, गलत आपका आंसर हो जाएगा। 4% तो कहीं है ही नहीं। इंटरेस्ट रेट है 7%, और इस 7% इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है, छूट मिलती है। वो सब्सिडी कितनी है? 3% की। 3% की सब्सिडी दी जाती है, तो आपको अमाउंट कितना देना होता है? इंटरेस्ट 4% आपको देना होता है नहीं? इंटरेस्ट है 7%, सब्सिडी है 3% की, देना कितना होता है? 4%। तो मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट है, दैट इज 7। इवनिंग शिफ्ट का आंसर क्वेश्चन आया कितने परसेंट सब्सिडी है? 3%। 4% तो कहीं है ही नहीं। लेकिन ये सब्सिडी सबको नहीं मिलती, ये सब्सिडी केवल 3 लाख के लोन तक ही दी जाती है। ध्यान रखिएगा, अप टू 3 लाख लोन अगर आपने लिया है तभी ये सब्सिडी आपको मिलेगी। लेकिन इसकी एक कंडीशन और है कि आप पेमेंट भी टाइमली करते रहें। ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट नहीं कर रहे। इस पर जो वैलिडिटी होती है वो 5 इयर्स की होती है। ध्यान रखिएगा, यहां पर भी है जब ये स्टार्ट किया गया था तो इसकी वैलिडिटी जो है वो 3 इयर्स की थी। क्लियर? जब स्टार्ट हुआ था तो इसकी वैलिडिटी 3 साल की थी, बहुत साल तक इसकी वैलिडिटी 3 साल की चली। लेकिन बाद में इसकी वैलिडिटी बढ़ा के 5 ईयर कर दी गई। 5 साल तक के लिए ये कार्ड वैलिड होता है, और अगर आप टाइमली पेमेंट करते हैं, 3 लाख से कम का लोन है, तो आपको 3% सब्सिडी मिलती है, 4% ब्याज देना होता है। लेकिन अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते तो बैंक सब्सिडी भी नहीं देगा और इंटरेस्ट 7% से भी ज्यादा चार्ज कर देगा। क्लियर? अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे केसीसी की अमाउंट। तो इसमें आपने एक चीज देखी कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया। अब यहां पे एक प्रश्न और बनता है। क्वेश्चन ये बनता है, जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनके मन में एक प्रश्न आया होगा और नहीं आया है तो आप जान लें कि किसान क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है वो बैंक टू बैंक वेरी कर जाता है, क्रॉप टू क्रॉप वेरी कर जाता है, और सबसे बड़ी बात तो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी कर जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन ए है जिसने पीएनबी से लोन लिया और वो रहता है हापुड़ में, और दूसरा कोई पर्सन है जो सीतापुर में रहता है, उसने भी पीएनबी से लोन लिया। ध्यान रखिए, मैं पीएनबी बोल रहा हूं जब भी पढ़ा रहा हूं रीजनल रूरल बैंक, तो बेटा जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये नेशनलाइज्ड बैंक भी करती
क्योंकि वो भी गांव पहुंच चुकी हैं, तो नेशनलाइज बैंक भी करती हैं और ये भी करती है। इसीलिए गवर्नमेंट मर्ज करना चाहती है, क्योंकि जब ग्रामीण बैंक बनाई गई थी उस समय नेशनलाइज बैंक गांव में नहीं थी, लेकिन अब स्पॉन्सर बैंक जो है वो खुद ही गांव में पहुंच चुकी है, तो ग्रामीण बैंक को मर्ज करना ज्यादा ही बेहतर ऑप्शन है, इसलिए गवर्नमेंट मर्ज करना चाह रही है ग्रामीण बैंक को। तो हम बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट क्रॉप लोन में कैसे कैसे अमाउंट फिक्स होता है केसीसी का। तो मान लीजिए कोई पर्सन ए है जिसने पीएनबी से लोन लिया और दूसरा पर्सन बी है उसने भी पीएनबी से लोन लिया। एक आदमी गेहूं लगाता है, दूसरा भी गेहूं लगाता है, लेकिन दोनों का अमाउंट अलग अलग हो जाता है। तो ये अमाउंट अलग अलग कैसे हो रहा है, इसके बारे में हमको जानना है। और यहां तक कि दोनों की क्रॉप भी सेम है, 1 बीघा लैंड ए के पास है, 1 बीघे लैंड बी के पास है, इसके बावजूद भी दोनों का अलग अलग अमाउंट होता है। कैसे? हाउ टू फिक्स केसीसी अमाउंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आज तक आप 99% नहीं जानते होंगे लोग कि इसका अमाउंट कैसे फिक्स होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और जानकारी वाली चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए कि हाउ टू फिक्स केसीसी अमाउंट। देखिए केसीसी अमाउंट जो बेटा है इसको डीएलसी के द्वारा फिक्स किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डीएलसी क्या होता है। तो डीएलसी का बेटा मतलब है, माफ कीजिएगा यहां डीएल होगा, डीएलसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है जिसके 2 मेंबर होते हैं, पहला होता है डीएओ, डीएओ का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, और तीसरी होती है लीड बैंक। अब सबसे पहले आपको बता रहा हूं मैं डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर क्या होता है। अगर किसी ने बीएससी एग्रीकल्चर से किया हुआ है और वो पीसीएस का फॉर्म डालता है, स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट होती है, पीसीएस का फॉर्म डालता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनाया जाता है। पूरे जिले में कृषि का यह सबसे बड़ा अधिकारी होगा। इसको हर चीज के बारे में नॉलेज होती है कि कितनी फसल, कोई कौन सी क्रॉप लगा रहा है, उसमें कितना लागत आएगी, तो किस मिट्टी में कौन सी फसल होगी, क्योंकि इसने उसी सब्जेक्ट से पढ़ाई की होती है। लीड बैंक, लीड बैंक बेटा आरबीआई के द्वारा ऑथराइज की जाती है, हर डिस्ट्रिक्ट में लीड बैंक होती है। हालांकि लीड बैंक का टॉपिक अलग से मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप इतना जान ले लीड बैंक हर जिले में एक होती है, उसको अग्रणी बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट की बैंक उसको रिपोर्ट करती है लीड बैंक को, तो वो सर्कुलर जारी करती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है वो क्रॉप की लिस्ट बनाता है कि उस जिले के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स हो सकती हैं, और उस क्रॉप में मैक्सिमम कितनी लागत आएगी पर हेक्टेयर, और उस लागत के हिसाब से वो अपनी रिपोर्ट बना के, अपना सर्कुलर बना के लीड बैंक को भेज देता है कि 1 हेक्टेयर में इस फसल के लिए अधिकतम इतनी लागत आएगी। और उस सर्कुलर के हिसाब से लीड बैंक सारी बैंकों को सर्कुलर कर देता है कि आप इसके हिसाब से किसान क्रेडिट कार्ड का अमाउंट देंगे। तो मैक्सिमम अमाउंट हर बैंक के लिए हो जाता है कि ये मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज्यादा का अमाउंट इस जिले में इस फसल के लिए कोई बैंक नहीं देगा। तो इस प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड का अमाउंट फिक्स किया जाता है, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एक ही क्रॉप के लिए अलग अलग हो सकता है। क्लियर बेटा? तो ये मैंने आपको बताया ग्रामीण बैंक के बारे में। तो बताइएगा आप कमेंट करके कि आपको जानकारी कैसी लगी, और इस वीडियो को फटाफट शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार एक नए वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।